हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम तिलहन और दलहन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में ट्रिक के साथ बताने की कोशिश की है। मैं यहाँ भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ चीज़ें ट्रिक के साथ याद करा सकूँ। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो ये है जो तिलहन है वो भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। काहे का? वसा का मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? तोरिया, सरसों, तिल, अरसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला और पीत क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन का संबंध भी तिलहन उत्पादन से ही है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग काहे में किया जाता है? स्नेहक में किया जाता है और वार्निश में किया जाता है, औषधि में किया जाता है, सुगंधित पदार्थ बनाने में, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 22-23 के अनुसार भारत में वर्ष 21-22 में कुल तिलहन उत्पादन कितना था? 37.7 मिलियन टन, जो अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान आता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 से 25 जो टेम्परेचर है वो, और वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। पेंगिंग मूंगफली जो होती है वो की फसल होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के से पेग जो होता है, पेंग निकालकर जड़ की तरफ नीचे की ओर मुड़ जाता है, जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली जो उत्पादन है वो लगभग 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं उसमें? तो उत्पादन में गुजरात जो है नंबर 1 पर है, राजस्थान सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है। आप सीक्वेंस से याद कर लीजिए, एक बार मैप में देख लेते हैं। ये गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, तो इस तरह याद रहता है। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी है। सोयाबीन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा। देखिए यहाँ पे भी टेम्परेचर वही है, सेम सोयाबीन वाला, मूंगफली वाला, और वर्षा चेंज है, तो ये ध्यान रखिएगा। 6 से 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल से 3-4 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सोपा द्वारा खरीफ 2022 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत मध्य प्रदेश के 5.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का कितना है? 44.23% है। आगे देखते हैं। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आती है। जब रबी मतलब जब गेहूं बोया जाता है, उसी में सरसों आपने देखा भी होगा खेत में डाली जाती है। सरसों की फसल के लिए 15 से 25 तापमान तथा 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर, और कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 21-22 में देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर एमपी है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में कौन कौन सी है? तो पूसा गोल्ड है, पूसा जय किसान है, वरुड़ा है आदि। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। देखिए पीली होती है सरसों, पीला तेल निकालती है, तो पीताम्बरी एक हो गया। जहाँ पे पूसा लगा हो वहाँ पे आप पीला से जोड़ लीजिए, पीला बोल्ड, पीला जय किसान, है ना। तो ये याद हो जाएगी कि ये सरसों की प्रजातियां हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न कोश दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है?
तो यहाँ पे कौन सी है? सूर्यमुखी जो है तिलहनी फसल, अभी हमने ऊपर देखा था। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अरसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला। यहाँ पे ये बिनौला याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बाकी तो सामान्य है, वो आप जान जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पीत क्रांति संबंधित है, मतलब पीत मतलब पीली, तो पीली क्रांति हमारी तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का विवरण इस प्रकार है: काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन, ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए आप अगर ट्रिक लगा लेते हो तो अच्छा याद कर पाएंगे। रेड, जब मांस काटो तो आप रेड निकलता है, ये हो गया, और टमाटर भी रेड होते हैं। नीली क्रांति मत्स्य, क्या मछली कहाँ रहती है? पानी में, पानी नीला दिखता है, नीला जिससे ध्यान। श्वेत क्रांति दूध से, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, पीली क्रांति। अगला प्रश्न है पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तिलहन से है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार देख लेते हैं। विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है या शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है? खरीफ है, ध्यान रखिएगा। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसमें सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। आगे देखते हैं, पेगिंग तो हमने अभी पढ़ा था, पेगिंग जो है किससे संबंधित था? तो ये मूंगफली से संबंधित था, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, माफ करिएगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन में भीतर वृद्धि करता है, ये पेगिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है? तो सोयाबीन के लिए हमने जैसे अभी पढ़ा था कि ये इधर दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज राइट, एमपी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही है, एमपी। महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन, और मध्य प्रदेश कितना है? 5.39। देखिए बहुत माइनर अंतर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान जो है वो 0.93 मिलियन टन है। अब भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, पहले एमपी हुआ करता था। ये करंट है ना, अब अपडेट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? एमपी में। अब इस समय आप याद रखिएगा कि आप जो है इसका ऑप्शन महाराष्ट्र हो गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो अब इसमें महाराष्ट्र है, तो अब महाराष्ट्र, लेकिन उस समय एमपी था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना 2018 में। आगे देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? एमपी में। सोपा द्वारा खरीफ 2022 के आंकड़ों के अनुसार एमपी में 5.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का कितना % है? 44.23% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। वर्तमान में आप अपडेट होके जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सकें? तो ये तिलहन था, इसकी उपज जो है बहुत ज़्यादा हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन है इसका। तो ये 1993 काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, वो करंट के बेस पे पूछा गया होगा। 1992-93 में तिलहन की उपज इतनी प्रचुर थी कि इसे कीर्तिमान माना जा सकता है। इस दौरान 20.11 मिलियन टन कुल 9 तिलहन का उत्पादन हुआ था। उस समय तक का रिकॉर्ड उत्पादन था। वर्ष 2010-11 में कुल तिलहन उत्पादन जो है 32.48 मिलियन टन रहा, जो कि पुनः एक रिकॉर्ड था। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार जो वर्ष 2021-22 के कुल तिलहन उत्पादन जो है वो 37.7 मिलियन टन रहा है। देखिए आप यहाँ लगातार वृद्धि देखी गई है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक एमपी है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं,
प्रश्नकाल तथा 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एमपी था। इसके पश्चात क्रमशः राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान आता था। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा 22-23 के अनुसार 21-22 में तिलहन उत्पादक शेष कौन से राज्य हो गए, तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे गुजरात। ये करंट से अपडेट है, आप देख लीजिएगा। 22-23 के सर्वे के अनुसार है। अगर एग्जाम के तक 23-24 वाला आप अगर मिल जाए तो वो आप अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ राजस्थान पहले नंबर पे है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो गुजरात था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे गुजरात के बाद राजस्थान, क्योंकि उसको वो कम चाहिए, ड्राई स्थान पे हो जाती है, इसलिए राजस्थान में भी हो सकती है। या तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। आगे अगला प्रश्न है, मूंगफली के क्षेत्राधिकार कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, तो कौन सा है ऐसा। पंजाब की जो है उत्पादकता ज़्यादा है ना। क्षेत्रफल कम है लेकिन उत्पादकता ज़्यादा है। तो प्रश्नकाल के समय इसका सही उत्तर पंजाब था। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के संदर्भ में शेष 3 राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। ध्यान रखिएगा, ये मूंगफली की बात करी है उत्पादकता वाला। अब जो उत्पादकता में है वो पहले नंबर पे तमिलनाडु है, फिर राजस्थान में। सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, उत्पादकता तमिलनाडु में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। जो इनसे नहीं मिलता है उसको अलग करना है। तो यहाँ देखिए इस पर स्टार लगा हुआ, तो हम इसकी व्याख्या ही पढ़ लेते हैं सीधे। मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली, सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। अतः विकल्प बी और सी दोनों ही 2 दृष्टिकोणों से असंबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है, तो राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है, तो वो सरसों का है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्नकाल के में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक था। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में राजस्थान सरसों का, जबकि महाराष्ट्र चना का शेष उत्पादक है। सरसों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर एमपी और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। ध्यान रखिएगा। चने में पहला, देखिए वहाँ पे मूवीज़ बनती हैं तो हीरो जो है नाक को चने चबवाते हैं किसी निगेटिव करेक्टर को, तो ये याद कर लीजिएगा। चना जो है शेष है राजस्थान, वो माफ़ करिएगा महाराष्ट्र, और सरसों में राजस्थान पहले नंबर पे। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इसमें ए बी सी और डी 4 प्लेस दिए हुए हैं। तो ये क्या क्या है, किसकी है, तो देखिए आप ये गुजरात वाला एरिया मूंगफली के लिए चूज़ कर सकते हैं। और ये तो यानी कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, बी और सी, माफ़ करिएगा सी और डी नहीं होंगे। बी हो सकता है, ए हो सकता है, क्योंकि दोनों में मूंगफली दी है। बी नंबर जो है वो गन्ना के लिए हो सकता है, सी जो है वो रागी के लिए हो सकता है, और डी जो है तंबाकू के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गुजरात जो है वो मूंगफली के लिए, महाराष्ट्र कपास से गन्ना के लिए, ओडिशा रागी के लिए, आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए। आगे देखते हैं। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे क्या हो गया, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, फिर सोयाबीन के बाद जो होती मूंगफली, फिर सरसों, फिर तिल, है ना। तो तिल सबसे कम, ये अवरोही है ना, आरोही बढ़ता हुआ क्रम हो गया, अवरोही घटता हुआ क्रम हो गया। तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम मुड़ जाना है, तो ये हो गया ऑप्शन डी, इसका जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसकी देखिए यहाँ क्वांटिटी कुछ दी हुई है, तो क्वांटिटी जो है आप जो करंट के आंकड़े होंगे उसमें देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सोयाबीन की जो है 129, ये मिलियन टन में दिए होंगे, लाख टन में दिए, ऊपर दिया हुआ है। और ये मूंगफली जो है 101 लाख टन, राई और सरसों 117, जबकि तिल कितने हैं 7.62। तो वरुड़ा किसकी प्रजाति हमने पढ़ा था, वरुड़ा जो है सरसों की प्रजाति थी। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोर्ड, पूसा जय किसान और पूसा वरुड़ा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। पूसा बोर्ड एक प्रजाति है। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में ही पूछा गया सरसों की। आगे देखते हैं। पीताम्बरी भी एक सरसों की प्रजाति थी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है सरसों की। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है कहाँ पे, तो मूंगफली की खेती में हमने देखा था कि जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है
तो मूंगफली के फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है मूंगफली, देखिए कौशल कोई व्यक्ति है जो मूंगफली का ठेला लगाता है, ऐसे याद कर लेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देखिए चना, यहाँ पे कुछ फसलें हैं, उनकी कुछ प्रजातियां दी हैं, तो हम देख लेते हैं, हमें आगे के लिए सहूलियत हो जाएगी। चना, पंथ जी 114, गौरव, राधे, K4 ये चने के हैं। कपास के हैं देसी श्यामली, सुविन, सुजाता। मूंगफली की हैं चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। तो ये चित्रा, चंद्रा और कौशल ये तीनों ठेले लगाते हैं मूंगफली के, ऐसे याद कर लेंगे। और चना जो है, ये देखिए ग्राम होता है ना चना का, तो जी बना है, तो यानी ये चना हो गया गौरव जी से, तो ये चना हो गया। और ये राधे और के एक बार याद कर लीजिएगा कि ये, हाँ राधे जी को हमने चने प्रसाद में बांटे, तो ये हो गया राधे। और K4 से याद कर लीजिए, 4 चने बांटे, या कैसे भी याद कर लीजिए, आपको याद करना है कुछ भी हो। कपास, तो कपास श्यामली, सुविन, सुजाता, ये थोड़ा रोक लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, श्यामली, सुविन, सुजाता, कपास। गेहूं का है कुंदन, कल्याण, सोना और सोनालिका। तो ये सोनालिका ट्रैक्टर भी आता है, मान लीजिए कि गेहूं बोने के लिए सोनालिका ट्रैक्टर ले गए। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो किस में होती है? तेल में जो है सबसे ज़्यादा, तिल में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा क्या है कि होती है? तेल की, जबकि उत्पादन में ये थोड़ा कम होता है अन्य की अपेक्षा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना, तो देखिए यहाँ पे तिल में 52% तक तेल, औसतन तेल निकाल सकते हैं ना, जबकि मूंगफली में 48%, सोयाबीन में 40, सूरजमुखी में 42। तो यहाँ सबसे कम सोयाबीन में, फिर सूरजमुखी, फिर मूंगफली और फिर तिल है। अगला प्रश्न है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुसुम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये देख लेते हैं। इसका नाम है कार्थेमस किक्टोरियस। कार्थेमस किक्टोरियस ये है कुसुम का तिलहनी फसल है, उसका वैज्ञानिक नाम। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ से हम अब दलहन की कुछ फसलें हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे नोट्स पॉइंट दिए हैं, उनको देख लेते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। ये प्रोटीन के लिए, और जो तिलहन था वो काहे के लिए? वो वसा के लिए था। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनकी अगड़ी उत्पादन होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। ध्यान रखिएगा, उत्पादक भी हैं हम और उपभोक्ता भी हैं। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद जो है म्यांमार का स्थान है। विश्व की बात करें, भारत के बाद म्यांमार का उत्पादन में है ना, उपभोक्ता में नहीं, उत्पादन में। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य MP था। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और फिर थर्ड नंबर पे राजस्थान का दूसरा और तीसरा स्थान था। ठीक है, भारत में दलहनी फसलें होती हैं उसमें अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40 से 80 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक जो क्षेत्रों में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह जल का अधिक जमाव पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। आर्थिक समीक्षा जो है 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र का है। इस संदर्भ में कर्नाटक का दूसरा, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? अमर है, आज़ाद है, बहार है, मालवीय विकास है, MA6 है, पारस इत्यादि हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में अनुमानित है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात कितना होता है? तो NPK का क्या होगा? 0.1
1:1, 1:2:2 अथवा 1:2:3 होता है। कैसे उर्वरक डालेंगे? N कितना डालना, P कितना डालना और K कितना डालना है ना। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ में, दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों मौसम में जो है, ये है जो दक्षिण भारत में दोनों मौसम की फसल है ना, रबी और खरीफ दोनों की। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती है खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। तो ये बात ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा था अभी नीचे, आपने भी देखा कि अरहर का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो दूसरा अकॉर्डिंग टू मी गलत हो जाएगा। जब दूसरा गलत हो जाएगा तो हमारे जो ऑप्शन है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए होगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों मौसम की फसल है। 16-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7% या अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। अतः कथन 2 जो है असत्य है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली न के बराबर वृद्धि हुई है, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो भारत है, जो उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। दूसरा उत्पादक म्यांमार हमने पढ़ा था। तो 15 के आंकड़ों के अनुसार भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो दालें जो है हम लोग निर्यात नहीं करते, सबसे बड़े उत्पादक है, फिर भी उपभोग की वजह से हम उसको आयात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जो भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने का कारण इनका अग्रणी उत्पादन होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। अतः दालें भारत में सामान्यतः निर्यातित नहीं होती हैं, जबकि गेहूँ, चावल एवं चीनी का समय समय पर निर्यात होता रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। तो भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, ये बात ये कह रहे हैं कि ठीक है, दालों की मांग में की वरीयता है। तो दालों की मांग की वरीयता है, ये बात तो ठीक है, यानी कि दोनों ही सही हैं। प्रोटीन कम नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त दालें खाई जाती है ना। तो दालों की कमी की वजह से हम दाल को आयात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। यहाँ पे आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी आर्थिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और उसकी स्पष्ट व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन है? मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अभी भी जो करंट आंकड़े हैं उनके अनुसार भी मध्य प्रदेश है समग्र उत्पादन में, समग्र दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के आंकड़ों के अनुसार जो है 21-22 में भारत के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एमपी है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र एवं राजस्थान दूसरा और तीसरा है। आगे देखते हैं, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। तो दालें जो होती हैं वो हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता रखती हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? जो दलहनी फसलें होती हैं उनके लिए कोबाल्ट आवश्यक होता है। ऑप्शन बी है जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में आवश्यक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इसके वो दिए हुए हैं प्रजातियों के नाम, और तो ये देखिए, अरहर नीलम से ये नहीं है। अरहर आम की प्रजाति, नीलम आम की प्रजाति है, अरहर की नहीं। मूंगफली चंद्रा, ठीक है, चंद्रा का ठेला पड़ा था। मसूर जो है ये पंथ L406, ठीक है। वरुड़ा सरसों का पढ़ा था हमने।
तो ऑप्शन ए जो है गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो नीलम है वो अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की एक प्रजाति है। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नत्रजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल कौन सी है। तो इन्होंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तो चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। ये कुछ साइंटिफिक वर्ड नंबर ऐसे करके कुछ रिपोर्ट्स दी हुई हैं, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना पता चल गया। ये दोबारा क्वेश्चन अगर आएगा तो देख लेते हैं कि मतलब ऐसे ये डिबेटेड क्वेश्चन होते हैं, कभी आयोग इनको अपनी जो मूल्यांकन से बाहर कर देता है या फिर सभी को इसके इक्वल मार्क्स दे देता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या होगा। तो हमने पढ़ा था 1.2 या फिर अनुपात कह लीजिए, ये अनुपात है। रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो जो होगा 1:2 का, यानी कि ऑप्शन ए NPK का है, ये NP और K। तो ये दिया है। इसके देखिए कुछ और अन्य पैरामीटर्स भी हैं, जैसे कि 0:1:1 या फिर 1:2:2 या फिर 1:2:3। आगे देखते हैं, अरहर का जन्म स्थान है। तो अरहर जो है भारतवर्ष का ही पौधा है। प्रमुख दलहन फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो काहे की है। मानवीय चमत्कार एक प्रजाति अरहर की है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। मानवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं, अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास या पारस इत्यादि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है, अरहर, बहार, ठीक है। तो यही ऑप्शन ए ही जो है वही सही सुमेलित है। बहार अरहर की प्रजाति है ना। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो काहे कि अरहर की, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मटर की पत्ती विहीन जाति है, तो कौन सी है, अपर्णा। अपर्णा जो है पर्ण नहीं है, मतलब पत्तियां नहीं है, है ना। तो पत्ती विहीन प्रजाति है मटर की, अपर्णा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 11-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, MP, माफ करिएगा, ये देखिए यहाँ पे बोला कि दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, तो ये MP था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सरसों की वरुणा दी है, तो ये बात तो ठीक थी, हमने पढ़ा भी था। अरसी सूर्या दी है, मटर की सपना दी है। यहाँ देखते हैं अगला कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे दी है मूंगफली का कौशल, तो ये भी ठीक था। जो ऑप्शन सी जो है ये गलत है, क्योंकि सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है, शेष जो है वो सुमेलित हैं। तो सूर्या जो है ये अलसी की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो हम इस जो फसल वो है, ये रेशम देख लेते हैं। इसी में अगला टॉपिक है रेशम। तो इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड कब बना था, वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित कौन सा वैधानिक निकाय है ना, विधि से बना था, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, इरी, मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली यानी कि कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाला एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है। अंडा होता है, फिर इल्ली होती है, फिर प्यूपा तथा स्लब यानी कि मौत। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। तो इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। देखिए ये कीड़े जो है नाटक करते हैं तो हमें रेशम प्राप्त होता है, तो कर्नाटक है ना। इस दृष्टि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान
2020-21 में कर्नाटक शहतूत रेशम की अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल जो है शहतूत रेशम का कितना 47.25% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 33.43% भाग उत्पादित किया है। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जो देश का कुल कितना 24.93% कच्चा रेशम उत्पादित करता है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 82.84% हिस्सा पैदा करता है। इरी रेशम का भी उत्पादन असम बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक होता है। असम बोडोलैंड सहित वाली बात कर रहे हैं। ये भारत में कुल इरी रेशम का उत्पादन 75.22% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर या ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया गया है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड में तथा ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में। संपूर्ण टसर में सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो वन्य रेशम यानी कि टसर ईरा प्लस मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम, तत्पश्चात झारखंड और तीसरा मेघालय है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला असम और जो दूसरा है वो झारखंड, फिर मेघालय। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो हमने पढ़ा था जस्ट, कौन सा? कर्नाटक। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 20 और 21 के अनुसार कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में यहाँ कुल शहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया गया। कर्नाटक देश के कुल कच्चे रेशम का सर्वाधिक 33.43% भाग उत्पादित करता है। आगे देखते हैं। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, कच्चा जो शहतूत रेशम की अग्रणी उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है? तो शहतूत उत्पादन का अग्रणी कौन सा है? कर्नाटक सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा? इरी रेशम, मूंगा, शहतूत और टसर, इनको पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित है? इरी रेशम असम दिया हुआ है, तो यह बात ठीक है कि इरी रेशम जो है असम मोस्टली सब में रेशम उत्पादन में सब चारों में लगभग सबसे ऊपर है। तो यहाँ देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या क्या दिया है। शहतूत यानी कि मलबरी रेशम जो है कर्नाटक में, टसर झारखंड में, इरी असम में और मूंगा भी असम में ही है ना। तो कुल मिलाकर असम पहले नंबर पर है रेशम उत्पादन में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोट जो है उनसे आंसर निकालना है, सही उत्तर निकालना है। तो भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बात ठीक है। पहला हमने पढ़ा भी था कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो गलत है। तीसरा है, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह बात भी ठीक है। मेघालय में इरी रेशम, तो इरी रेशम ने पढ़ा था असम है, ये चौथा भी गलत हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इनकी ट्रिक लगा लेते हैं। देखिए, टसर, अगर टसन में रहोगे तो झाड़ से देंगे, एक याद हो गया है ना। असम, देखिए ईरी और मूंगा इन दोनों सम की बात करते हैं ना, बराबरी की बात करते हैं, तो फिर असम लगा दीजिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं कलेक्ट करनी होती है, बस छोटी सी ऐसी जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको कलेक्ट करके अपना आंसर निकाल लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो कौन सी? असम में होती है। कहाँ पर होती है मूंगा रेशम? तो असम हमने पढ़ा भी था, मूंगा और ईरी दोनों जो है असम में। तो ये देखिए, मूंगा रेशम देश के 91.07 भाग पर पैदा होता है। तो 20-21 में जो है असम 82 और मेघालय 15% के लिए प्रमुख उत्पादन है। अगला प्रश्न है, 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन है? मणिपुर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्नकाल में ओक टसर रेशम की अग्रणी उत्पादक राज्य मणिपुर था। वर्ष 2021 में कुल टसर रेशम के अग्रणी उत्पादक राज्य झारखंड, टसर रेशम के दो भागों में ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर में विभक्त किया गया। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड और ओक का है कौन? मणिपुर। तो इस तरह जो है अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन है जहाँ पर रेशम ज़्यादा होगा? कर्नाटक। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो ऑप्शन डी जो है कर्नाटक है जो अधिकतम सिल्क सूट उत्पादित कर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टैटिक ईयरबुक 2018 के अनुसार भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादन राज्य कर्नाटक है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश और असम का स्थान आता है। आगे देखते हैं। तो आगे जो हम बागानी फसलें वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 2 पे करके सुन सकते हैं, दुगनी आवाज़ से। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।